हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो हम अपने डे टू डे लाइफ में एवरी डे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमें कोल्ड कॉफी पीने का मन किया, हम रेस्टोरेंट गए, हमने कोल्ड कॉफी ऑर्डर करी और उन्होंने उसके लिए हमने उसको पे किया एंड कोल्ड कॉफी पी। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें कोई स्कूटी खरीदनी है, स्कूटी खरीदने के लिए हम गए शोरूम में, स्कूटी खरीदी, पेमेंट की, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। उस स्कूटी का हमने इंश्योरेंस कराया, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं हम अपने पूरे डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट से घिरे हुए हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में है क्या? क्या क्या चीजें आती हैं उसके अंदर? क्या मम्मी पापा ने अगर हमें पॉकेट मनी दी वो कॉन्ट्रैक्ट है? उसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर जैसे यूजुअली क्या होता है कि हमें पेरेंट्स बोलते हैं 10th में 95% लेकर आओ एंड आई विल गिव यू अ फोन। तो आप खुद एनालाइज करके बताएं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब पास हुआ था। ऑब्वियसली 1872 एक्ट 1872 में हुआ था। अप्रैल 1872 फर्स्ट सितंबर में ये फोर्स में आया था, यानी कि बिल जो है वो 1872 में पास हुआ था, लेकिन एप्लीकेबिलिटी इसकी फर्स्ट सितंबर 1872 से स्टार्ट हुई थी। ये इंग्लिश कॉमन लॉ से हमने उठाया है। ये इंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कॉन्ट्रैक्ट, उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वो कैसे लीगली इन्फोर्सेबल है, कैसे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का? ओरिजिनली इसके अंदर 266 सेक्शंस हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द जनरल प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज नेक्स्ट इज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें आता है आपका सेक्शन 124 से लेके 238 तक। अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स यानी कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं उसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Coming to special contracts that consist of indemnity, guarantee, bailment, pledge and agency. This is also very important. ये थोड़े स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स अराइज कि ये 175 से 1 से लेके 75 तक है एंड ये 124 से 238 तक है। तो बीच का यानी कि 76 से लेके 123 एंड रेस्ट 239 से बाकी के सेक्शंस कहाँ गए? एक्चुअली जब आया था ये एंड उस टाइम पर काफी सारे एक्ट्स थे। अब क्या हुआ कि इनके लिए जो ये बीच के सेक्शंस थे या बाद के सेक्शंस थे, इनके लिए अलग से एक एक्ट्स बनने स्टार्ट हो गए, वन ऑफ विच इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट एक्चुअली में उसके प्रोविजंस वर वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कैन यू ऑल सी दिस वेन डायग्राम? ये वेन डायग्राम। ओके, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। ये वेन डायग्राम है एक, ठीक है। यहाँ पे है एग्रीमेंट्स विच इज द आउटर लेयर एंड अंदर वाली लेयर है कॉन्ट्रैक्ट्स। इस वेन डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या डिफाइन करता है? दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड एग्रीमेंट क्या है, उन दोनों को डिफाइन करने की जरूरत है। क्या है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्रीमेंट से डिफरेंशिएट करता है? वही डिफरेंस है, उसके थ्रू ही हम इस वेन डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हम प्रोसीजर को चेक करें स्टेप बाय स्टेप, अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की जैसे चेक करें कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, तो इसके ये स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है द प्रॉमिस स्टेज, यानी कि सबसे पहले एक ऑफर होता है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है विच बिकम्स अ प्रॉमिस।
आफ्टर दैट उसमें कंसिडरेशन अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और वही एग्रीमेंट जब लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी चीजें आ गई ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगल इन्फोर्समेंट, ये सब क्या है, हम डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि जब भी एक एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एग्रीमेंट कुछ ऐसे भी होंगे जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, दैट इज द होल सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, होल सेट ऑफ एग्रीमेंट। जैसे ही उसमें लीगली इन्फोर्सिबिलिटी शुरू हो जाती है वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड यही ये वेन डायग्राम हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पहला पहला जो स्टेज होता है दैट इज ऑफर और प्रपोजल। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, डोंट नॉट गेट कंफ्यूज। ऑफर एंड अ प्रपोजल आर सेम थिंग। अगर हम ऑफर की बात करें या प्रपोजल की बात करें तो सबसे पहले सेम, ये ऑफर एंड प्रपोजल जो है दोनों सेम चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A क्या होता है ऑफर? ऑफर इज व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर। वेरी अजीब सी डेफिनेशन ना। एक पर्सन है जो अपनी विलिंगनेस बोल रहा है कि हमें या तो कुछ करने का या कुछ ना करने का कोई एग्री करे। सिंपली अगर मैं बोलूं, एक पर्सन है ए जिसको अपनी कार बेचनी है और वो बोलता है पर्सन बी को, क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहोगे फॉर 50,000 रुपीज, क्योंकि वो बहुत सेकंड हैंड कार थी तो उसने 50,000 रुपीज में उससे पूछा। दैट इज एन ऑफर। ये हम एक प्रपोजल करने वाले हैं कि हमें अपनी कार बेचनी है टू इस अमाउंट की, तो क्या तुम वो खरीदने के लिए रेडी हो? दिस इज ऑफर। इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक जो ऑफर बनाएगा, एक जिसको वो ऑफर दिया जाएगा। तो जिसको ऑफर बना दिया जाता है वो हो जाता है ऑफरी, और जो ऑफर कर रहा होता है उसको ऑफरर या प्रपोजल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है? वैलिड ऑफर जो भी होगा it should be clear, definite, complete and final and not vague. Supposingly जो पर्सन ए है वो जाके अपने पर्सन बी को जाके ये बोलता है कि मुझे अपनी कार बेचनी है, लेकिन उसके पास दो कार है और उसने डिफाइन नहीं किया है कि उसको कौन सी कार बेचनी है। वो सोचता है कि मैं अपनी येलो कार बेचने की बात करता हूँ, लेकिन बी एज्यूम करता है कि वो शायद अपनी रेड वाली कार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है यानी कि जो ऑफर के टर्म्स है वो क्लियर नहीं है, ये वेग है। टू बी कम्युनिकेटेड, मैंने सोचा कि मैं बी के पास जाऊंगा और वहां जाके उससे ये बोलूंगा और वो हाँ कर देगा, ये सोचने से नहीं होता, ये कम्युनिकेट करने की जरूरत है, चाहे आप ओरली करें या शायद आप रिटर्न में करें। ओरली मतलब बोल के, रिटर्न मतलब एक्सप्रेसली आप बाय पोस्ट, बाय टेलीग्राम या एनी रिटर्न फॉर्म, ईमेल्स आजकल बहुत यूज होते हैं, इसके थ्रू भी हम ऑफर कर सकते हैं। इट शुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब तो वही हो गया ना कि हमने या तो ओरली उससे पूछा या हमने बोला रिटर्न में उसको। इम्प्लाइड क्या होता है? सपोजिंगली आपको जाना है, आप जैसे सिटी बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, सिटी बसेस में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह पर बाया बस। आप क्या करते हैं, आप एक बस आती है एक स्टॉप पे, बस स्टॉप पर वो गेट खोलता है, आप उसमें एंटर करते हैं एंड उसके बाद अपने टिकट के पैसे दे के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। क्या यहाँ पर आपने किसी ने आपको ओरली या रिटर्न फॉर्म में अपना ऑफर दिया? नहीं। दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर बाय कंडक्ट। सो एम्प्लॉयड ऑफर भी हो सकता है और उसको भी आप वैलिडली कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, व्हाट इज अ वेग ऑफर। वेग ऑफर वही है, राम सेज ही वांट्स टू सेल हिज हाउस टू घनश्याम बिफोर ही डाइज विदाउट प्राइस और टाइम। यहाँ ना प्राइस डिसाइड हुआ है ना टाइम डिसाइड हुआ है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, बस उसने अपनी एक इच्छा जाहिर करी है। तो इच्छा जाहिर करना कोई वैलिड ऑफर नहीं माना जाता, इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप के ऑफर्स होते हैं, वन इज द स्पेसिफिक ऑफर एंड द अदर वन इज द जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर जैसे कि मैंने स्पेसिफिकली ए को बोला कि मुझे अपनी कार बेचनी है, तो मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर किया, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। कमिंग टू जनरल ऑफर, सो जनरल ऑफर क्या होता है? सपोजिंगली मेरा डॉग है जो कि गुम हो चुका है और वो कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि जो भी मेरे डॉग को ढूंढ के निकालेगा उसको मैं 10,000 रुपीज एज अ प्राइज मनी दूंगी।
तो ये ऑफर मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं किया, ये ऑफर मैंने जनरल पब्लिक को किया, जो कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज जनरल ऑफर, जो मैंने पब्लिक एट अ लार्ज को किया है, और ये अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करे और एक्सेप्ट करे तो एक जनरल ऑफर भी हो सकता है। नाउ कम्स इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ऊपर कि जो भी ऑफर होता है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। आप मन में सोच लो तो वो ऑफर नहीं होता, या तो रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में आपको जो भी ऑफर है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। Communication of an offer is complete when it comes to the knowledge of the offeree। यानी कि अगर ए पर्सन ने बी पर्सन को कार सोल्ड करने के लिए ऑफर किया है तो बी पर्सन को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरे को एक ऑफर मिला है फ्रॉम ए, चाहे ओरली हो या चाहे रिटर्न में हो। ठीक है। ऑफर कंटिन्यूज अंटिल, या तो बी उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या वो करेगा रिजेक्ट, या हो सकता है कि ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ही क्या कर दिया, ए का मन बदल गया कि मुझे अपनी कार बेचनी नहीं है, उसने अपना ऑफर रिवोक कर दिया, यानी कि खुद से कैंसिल कर दिया। या हो जाए टाइम लैप्स, मतलब कि जब तक वो ड्यूरेशन था, जब तक मैं सोच रहा था कि ए हाँ कर देगा, वो ड्यूरेशन ही कंप्लीट हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा ऑफर। Now the thing comes is revocation of offer। तो revocation of offer समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि acceptance क्या है। So let's straight away come to acceptance। revocation हम बाद में करेंगे। एक्सेप्टेंस मतलब कि जगह ए ने बी को ऑफर किया टू सेल, कि क्या मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे, और बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस यानी कि हाँ बोल देता है, यानी कि अपनी एसेंट दे देता है ऑफर को, तो वो हो जाता है एक्सेप्टेंस। अनकम्युनिकेटेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मैंने सिर्फ मन में सोचा तो क्या वो बी अपने आप आके मुझे थोड़ी ना बोलेगा। जो भी ऑफर होगा वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, और अनकम्युनिकेटेड ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। An offer becomes only binding only when it is accepted by words or conduct। ए ने मुझे ऑफर किया, बी ने सोचा कि हाँ मैं लूंगा, लेकिन मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया कभी उस चीज को ए को, तो ए को भी तो सपना नहीं आने वाला ना, उसको भी तो कम्युनिकेशन के थ्रू पता होना चाहिए कि मेरा जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो चुका है। सो अनकम्युनिकेटेड, अगर आपने वर्ड्स या कंडक्ट के थ्रू नहीं किया है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बहुत ही फैंसी नाम लग रहा है ना, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मीनिंग नेक्स्ट वाले पॉइंट में ही है, कॉरेस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद द ऑफर। इसका मतलब क्या है कि सपोजिंगली मैंने जो ऑफर किया कि मुझे अपनी कार बेचनी है, मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे अपनी येलो कार बेचनी है इतने अमाउंट में, एक्सेप्टेंस भी मिरर इमेज के जैसे उसी ही फॉर्म में आनी चाहिए कि हाँ मैं आपकी वो येलो कार खरीदने के लिए रेडी हूँ इस अमाउंट पे। वो से हो जाता है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जैसा ऑफर है बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्टेंस आना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंजेस या एडिशनल कंडीशंस आप पुट अप नहीं कर सकते, वो अदरवाइज एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए टू द ऑफरर। ऑब्वियसली जो भी आप करने वाले हो एक्सेप्टेंस, तो अगर आपने मन में सोचा और कभी भी उसको कम्युनिकेट नहीं किया तो दैट वोंट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इट शुड बी गिवन विद इन टाइम एंड रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम पर आपको करना देना चाहिए, जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सपोजिंगली हनी सिंह का कॉन्सर्ट है, हनी सिंह के कॉन्सर्ट है संडे को, और आप ऑफर करते हो फ्राइडे को अपने फ्रेंड को कि मेरे पास टिकट है, क्या तुम इनमें से 20,000 में परचेज करोगे, तो आप उसको बोलते हो हाँ मैं खरीद, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ये चीज, एंड संडे जो है वो निकल जाता है, मंडे को आप बोलते हो हाँ मैं लेने के लिए रेडी हूँ, तो अब तो टाइम निकल गया, कॉन्सर्ट हो चुका है, अब क्या फायदा। तो जो भी आपको एक्सेप्टेंस देनी है वो रीजनेबल टाइम में देनी होगी, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस क्या नहीं होगी, वैलिड। प्रिस्क्राइब्ड मेथड, अगर आपने कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड मेथड दे रखा है कि अगर आपको मतलब कि जब भी आपके टेंडर्स आते हैं, कोई भी चीज आती है, तो उसमें एक फिक्स टाइम होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो सारी चीजों को आपको क्वालिफाई करते हुए चलना चाहिए, तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी अगर ऑफर ने ऐसा बोला है। क्या चीजें एक्सेप्टेंस नहीं है?
इसके अंदर टॉपिक आता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर ए पर्सन बी को बोलता है कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ येलो फॉर 50,000 रुपीज, तो यहाँ पर ए ने जब ऑफर किया तो बी एक्सेप्टेंस करने से पहले ये बोलता है कि 50,000 में नहीं, 60,000, सॉरी 60,000 तो ज्यादा हो गया ना, 50,000 में नहीं, 40,000 में, मेरा बजट इतना ही है, मैं तो 40,000 ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर एक ऑफर के बजाय में उसने एक कंडीशन डाल दी कि मैं 40,000 में ही ले सकता हूँ, 50 में नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, तो उसको हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस को हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते। एग्जैक्टली जैसा हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जैसा ऑफर बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करना है आपको, आपको कोई एडिशनल कंडीशन उसमें ऐड ऑन नहीं करनी है। नेक्स्ट थिंग कम्स अप इज काउंटर ऑफर। अगेन, अगर आप बोलते हो कि मुझे अपनी कार सेल करनी है येलो वाली फॉर 50,000 रुपीज, क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? एंड द बी पर्सन सेज कि नहीं, मुझे आपकी ये वाली कार नहीं, मुझे तो आपकी रेड वाली कार खरीदनी है, मैं 60,000 भी लेने को रेडी हूँ। दैट इज अ काउंटर ऑफर। मतलब कि मैंने अपना ऑफर को मैंने एक्सेप्टेंस के बजाय एक और ऑफर दे दिया है पर्सन ए को। तो यहाँ पर भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं है। मेयर साइलेंस। ए ने पूछा बी को क्या कि तुम लेना चाहोगे, एंड बी ने कहा, कुछ कहा ही नहीं, वो चुप रहा। तो क्या मेयर साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस मान सकते हैं? नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि तुम चुप रहो तो मैं हाँ मान लूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, साइलेंस विल नॉट कंसिडर एज अ एक्सेप्टेंस। ओके, कंडीशनल एक्सेप्टेंस के एक एग्जांपल दे रखा है विच यू कैन रीड। Now the thing comes up is communication of acceptance. ठीक है, अब ऑफरर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, ये आता है आपका सेक्शन नंबर 4 में। एक पर्सन है ए, उसने ऑफर किया है बी को, दिस इज ऑफरर एंड बी इज एक्सेप्टर, क्योंकि हम मानते हैं कि इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए जब ऑफर करता है बी को और बी डिसाइड कर लेता है कि मैं ये एक्सेप्ट करने वाला हूँ, और वो बाय पोस्ट, बाय टेलीग्राम और बाय पोस्ट एनीवेज बी को अपना एक्सेप्टेंस भेज देता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है। नाउ द थिंग इज, अब ये पोस्ट वाया जाएगा ए के पास। अब हमें जानना है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर यानी कि ऑफर कब कंप्लीट है एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट है। अगर हम अगेंस्ट द प्रपोजर यानी कि ऑफर चेक करें तो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पोस्टेड। ए ने बी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया, और बी ने वाया पोस्ट सेंड किया। अभी तक ए के पास पहुंचा नहीं है, लेकिन बी ने सेंड कर दिया है अपनी एक्सेप्टेंस। एट दिस पॉइंट the communication of acceptance is complete in terms of proposer or offerer. नाउ एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब वाया पोस्ट एक्सेप्टेंस पहुंच जाती है ऑफरर के पास और वो उसे पढ़ लेता है, इन दैट केस जो एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, समझ में लो। अगेंस्ट प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस जो है वो वाया पोस्ट जा रही है, एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर वो तब होता है जब एक्सेप्टेंस जो है वो रीच हो चुकी है टू द प्रपोजल। नाउ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वापस चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। रेवोकेशन ऑफ ऑफर, सबसे पहले ऑफर का रेवोकेशन समझते हैं, उसके बाद समझेंगे ना कि रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर बोला है कि ऑन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट any time before acceptance is complete against the proposer, not after that। ये चीज लिखी नहीं गई है, बट not after that, यानी कि acceptance is complete against the proposer
अगर उससे पहले आपने चाहा कि मेरे को अब ऑफर नहीं करना है बी को, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, अपना ऑफर को रिवोक कर सकते हो जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होते एज अगेंस्ट द प्रपोजल। यानी कि उसने पोस्ट में डालने से पहले, यानी कि जैसे ही भी एक्सेप्टेंस का लेटर जो पोस्ट के वाया ए को पहुंचा रहा है, उससे पहले पहले अगर आप अपना ऑफर रिवोक करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक बार उसने वाया पोस्ट आपको सेंड कर दिया, अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है, फिर भी आपका ऑफर जो है वो अब आप रिवोक नहीं कर सकते। नाउ आ जाते हैं हम एक्सेप्टेंस पे। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट रीचेस द प्रपोजल। यानी कि ए है, अगेन ऑफरर है ये, एंड बी एक्सेप्टर है, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट रीचेस द प्रपोजल। इसने वाया ए को भेजा। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है कि ए के थ्रू कब होगा ये रिवोक और बी के थ्रू कब होगा ये रिवोक। अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो रेवोकेशन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर इट रीचेस द प्रपोजल। यानी कि ए के पास पहुंचने से पहले पहले ये रिवोक हो सकता है, उसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकता। एक बार एक्सेप्टेंस लेटर वाया बी ए के पास पहुंच गया, उसके बाद रिवोक नहीं हो सकता। लेकिन अगर बी को लगता है उसका एक्सेप्टेंस लेटर जा रहा है वाया पोस्ट और बी को लगता है कि उसे ए को अब वो एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले अपना रेवोकेशन का सबसे पहले पहुंचाना पड़ेगा, अपना रेवोकेशन के अब मुझे आपका ऑफर नहीं चाहिए। अगर वो पहले उसके पास पहुंच जाता है ए के पास, तो आपका जो भी एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी अगर वो पहले एक्सेप्टेंस का पहुंच जाता है तो। नाउ ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम बोलते हैं प्रॉमिस। जो पर्सन प्रपोजल बनाता है वो बन जाता है प्रॉमिसर, और जो उसे एक्सेप्ट करता है वो बन जाता है प्रॉमिसर। ओके, इसके अंदर अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर दें तो एग्रीमेंट बन जाता है, एंड एग्रीमेंट के साथ जब हम इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर दें तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन क्या है, क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल से बोलूं, जो हमने ए एंड बी कार सोल्ड का लिया है, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अपनी कार बेचनी है फॉर 50,000 रुपीज, तो यानी मैं अपनी कार बेचूंगी और बदले में मुझे तुमसे 50,000 रुपए चाहिए, तो वो 50,000 रुपीज एक कंसिडरेशन हो जाती है, विच इज समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज नथिंग बट कुड प्रो, दिस इज विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। एग्रीमेंट की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो एग्रीमेंट जो हमें डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले ये तो प्रॉमिस की डेफिनेशन है। प्रॉमिस लिखा हुआ है, व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी कि वो एग्री करते हैं, तो प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड और वो बन जाता है आपका प्रॉमिस। एंड व्हेन दैट इज एडेड विद कंसिडरेशन, यानी कि द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट डिफाइंड एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एक से भी ज्यादा प्रोमिस हो सकते हैं जिसमें कंसिडरेशन हो, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। तो अगर हम फॉर्मूला में देखें तो ये बनता है एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। और उसी कंसिडरेशन के साथ अगर हम इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी कि एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वो ऐड कर दे तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने ए और बी ने मिलके साथ में एक एग्रीमेंट किया कि हमें एक सी पर्सन को इंजर करना है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो भी आप कर रहे हो लॉ के दायरे में करना है, विच शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, विच शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ, ऐसे ही एग्रीमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लास्ट टॉपिक जो अब इस क्लास का है, दैट इज
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें काफी लंबी डेफिनेशन और कुछ कुछ नए नए टर्म्स भी आएंगे। वो नए टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो डिटेल डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या है ये। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज है दो पार्टी होनी चाहिए। मैं खुद से ही प्रॉमिस कर लूं, खुद से ही एक्सेप्ट कर लूं, खुद ही कंसिडरेशन रख लूं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए। One cannot contract with himself. A contract involves at least two party, one party making the offer and other party accepting it. Next comes is parties must intend to create a legal obligation. हमने है ना मतलब कि भाई बहन ने मिलके ऐसे कुछ डिसाइड कर लिया, तू मेरा टॉय ले ले, मैं तेरा टॉय ले लेता हूँ, ऐसे करके हमने कुछ भी डिस्कस कर लिया। हमारा कोई लीगल ऑब्लिगेशन करने का कोई राइट नहीं, इरादा ही नहीं था कि हम अगर उसने मुझे वो टॉय नहीं दिया तो मैं उस पर केस कर दूंगी, ये कर दूंगी। ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारा इरादा होना चाहिए कि हम एक लीगल ऑब्लिगेशन में आना चाहते हैं। इंटेंशन ऑफ वन पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशन विद अदर। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। एग्रीमेंट जो है वो सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडिफाइनाइट नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्लीटली क्लियर एंड डिफाइनाइट होना चाहिए। ये चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये कर दूंगा, ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। जो चीजें पॉसिबल हैं खाली वही हो सकते हैं आपके एग्रीमेंट। इट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। इनकेपेबल होंगे तो वो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकते, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत डिटेल में भी है। अच्छा, कुछ तो हमने पढ़ा है फाउंडेशन में भी, क्या क्या चीजें आती थी इसके अंदर। अगर फ्री कंसेंट आपकी कब कब नहीं होती, या तो जब कोर्जन हो रहा हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा हो, मिस्टेक हो रहा हो, एक पॉइंट छूट रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी होनी चाहिए कि मतलब कि एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल से कम यानी कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो खुद को ही नहीं संभाल सकते, वो और किसी चीज को क्या संभालेंगे। तो जो एज ऑफ मेजोरिटी होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक आप माइनर के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब कि ही शुड नॉट बी लाइक, इफ आई से कि केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड उसको पता होना चाहिए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ तो। इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ विच ही इज सब्जेक्ट टू। जिसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अगर आप इंसॉल्वेंट हो या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, देन यू आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, देन बिकमिंग a shareholder of that company or anything. सो अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो हो सकता है आप कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में नहीं आते या आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कंसिडरेशन, इट इज रेफर टू एज क्विड प्रो क्यू विच इज समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले हो तो कंसिडरेशन का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन नहीं होगी देन इट वोंट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उन्हें अपनी एक को अपनी कार सेल करनी है तो उसको बदले में कुछ तो चाहिए होगा ना। उसने 50,000 रुपीज वो मनी डिसाइड कर लिया कि ये मेरा क्या होगा, कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कभी भी ड्रग्स या कोई भी ऐसी इलीगल चीजें उनको बेचने का या फिर वो बदले में लेने का एज अ कंसिडरेशन, आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। दैट वोंट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको हम बेचने जा रहे हैं या जो बदले में हमें मिलने वाला है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो लीगल होना चाहिए, यानी कि किसी भी एक्ट या किसी भी लॉ के अंदर वो इलीगल टर्म्स में नहीं आना चाहिए। एंड शेल नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ चीजें हैं जैसे कि लीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, या फिर व्हाट इज वॉइड या वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।